आज रंगरूप के इस सेशन में हमारे साथ हैं सम्यक, जिन्होंने यूपीएससी में रैंक 7 हासिल की है। सम्यक की रैंक 7 आई है, उनसे हम इतने खुश हैं, तो सम्यक आई नो कि आप कितने ज्यादा खुश होंगे। मतलब इससे तो हम आपकी खुशी का अंदाजा ही लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो आज जो भी बात होगी आपकी जर्नी पर, जैसे भी आपने ये सब मकाम हासिल किया, तो आज पूरे सेशन में सम्यक से हम ऐसे ही सवाल जवाब करेंगे। तो सम्यक, सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि यार रैंक 7, मतलब आईएएस, लोग सोचते हैं कि यार यूपीएससी क्लियर करना है, आपने क्लियर किया और रैंक 7 हासिल किया, तो मतलब ये पूरी जर्नी कैसी रही? मैम, सबसे पहले तो आपको, आपके और हम्म। आपके दर्शकों को नमस्कार। एंड हम्म। मैं अपनी जर्नी के बारे में ये कह सकता हूँ कि एक तो आज जो डेस्टिनेशन पे अचीव हुए हैं ये तो अनबिलीवेबल है, और हम्म। इसके लिए जर्नी भी अनबिलीवेबल हो जाती है। जब आपकी डेस्टिनेशन मुझे लगता है कि सुंदर होती है, तो जर्नी भी पीछे मुड़ करके बहुत सुंदर लगती है, चाहे वो हम्म। कितनी भी गंभीर रही हो, कितनी भी मुश्किल रही हो, कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हो। अगर हम्म। मैं देखूं तो 10 साल पहले कहीं ना कहीं मैं अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर रहा था। 10th से हम्म। 11th स्टैंडर्ड में आया था। मैं सोच भी नहीं रहा था, इनफैक्ट मेरे घर में भी कोई दूर-दूर तक नहीं सोच रहा होगा कि मैं हम्म। 10 साल बाद एक सिविल सर्वेंट बन जाऊँगा, एक इतना हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ। मतलब हम्म। ये तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। तो तो अगेन हम्म ब्यूटीफुल जर्नी। तो ये आपकी एक ब्यूटीफुल जर्नी रही। इस जर्नी में कुछ हुँ, ऐसा रहा, मतलब जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, आपने कुछ सोचा ही नहीं और वो एकदम सडन से ऐसे मिला हो? उसमें हम कई चीजों पे बात करते हैं, उसमें कई परेशानियां भी हम देखते हैं, कई परेशानियां हम हुँ। सामना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हार नहीं मानते। तो ऐसा कुछ है आपकी जर्नी में जो लोग आपको देखे, इंस्पायर हो? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, ऐसा कुछ? मैम, वही होता है कि मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए प्रीडेस्टाइन्ड था यूपीएससी, और हम्म। क्योंकि मैंने कभी चूज़ नहीं किया, तो मेरी लाइफ़ के ही कर्व्स कुछ इस तरीके से हो गए। मेरी लाइफ़ ने ही कुछ डिसीजंस मेरे लिए ऐसे ले लिए कि आई हम्म। एंडेड अप डूइंग यूपीएससी एंड आई क्रैक्ड इट। हम्म। मुझे कब मैं साइंस साइड से था, एंड मैं 11th-12th में यही सोचता था कि ठीक है, आगे इंजीनियरिंग करेंगे, फिर एमबीए करेंगे, फिर हम्म। बैंक में नौकरी करेंगे। हम्म। जस्ट एन एवरेज मिडिल क्लास ड्रीम। मेरी भी वही थी। जी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप कर लेंगे, वो थोड़ा स्टार्टअप का भी टाइम था। हम्म। बट हुआ ये कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था, तो तब मुझे अचानक से विज़न में कुछ प्रॉब्लम लगने लगती है। तो हम्म। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आया, तो उसने और बड़ा हॉस्पिटल को रेफर किया कि उसने कहा कुछ ऐसा है कि हमारे बस की बात नहीं है बताना। ठीक है, बड़े हम्म। हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने बताया कि जी ये डिज़ीज़ है, आपको मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं। हम्म। कैसे हुई इसमें हम नहीं बता सकते, क्यों हुई ये भी नहीं बता सकते, जेनेटिक है, कैसे भी हो जाती है। ऑल्दो मेरी फैमिली में दूर-दूर तक किसी को नहीं है, फिर भी हम्म। डिज़ीज़ जेनेटिक है। एंड द पॉइंट इज़, द वर्स्ट थिंग दैट दे सेड दैट ब्रोक माय हार्ट वाज़ कि इसका हम इलाज नहीं कर सकते। देयर इज़ नो नोन ट्रीटमेंट फॉर दिस। हम्म। आई वाज़ हार्ट ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे सेड कि हो सकता है प्रोग्रेस करे, हो सकता है स्टेबल हो जाए। कुछ कह नहीं सकते, द डॉक्टर्स वर वेरी अनश्योर। हम्म। दीज़ वर वेरी अनचार्टेड टेरिटरीज़ फॉर मी एंड फॉर द डॉक्टर्स एज़ वेल। हम्म। तो बहुत स्ट्रगल किया। फिर मुझे लगा कि ठीक है, इंजीनियरिंग शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। हम्म। कॉलेज एनवायरनमेंट भी थोड़ा-सा हॉस्टाइल हो गया था। मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया मेरे कॉलेज ने इस हम्म। प्रॉब्लम के बाद। मेरे इंजीनियरिंग हम्म। कॉलेज ने, उन्होंने कहीं न कहीं, मुझे तो कभी लगता है कि दूसरों से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, और शायद दूसरों से ज़्यादा परेशानियाँ मेरे सामने आईं, हम्म। अननेसेसरी हर्डल्स हुए, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर मैंने ही इंजीनियरिंग को ड्रॉप करने का फैसला लिया कि नहीं, इसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। स्पेशली इस हम्म। कॉलेज से तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। हम्म। तो उस समय मैं पुणे में था, एंड उससे पहले मैं मुंबई में रह रहा था, क्योंकि मेरे फादर का कुछ टाइम टाइम से ट्रांसफर मुंबई में हो गया था। तो मैं मुंबई से 12th स्टैंडर्ड खत्म करके पुणे में आ गया था इंजीनियरिंग करने। हम्म। जब मैं पुणे में था, तो मेरे पापा का मुंबई से ट्रांसफर हो गया बैक टू दिल्ली, क्योंकि मैं बेसिकली दिल्ली का हूँ। हम्म। तो फिर मैं पुणे से सब कुछ छोड़ के, बोरिया बिस्तरा बाँध के हम वापस आ गए दिल्ली। अब आ हम्म। गए थे दिल्ली, ये पता था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ इतना बुरा एक्सपीरियंस हो गया था इंजीनियरिंग के बाद कि अब इंजीनियरिंग से ही चिढ़ मचने लगी थी कि अगर मैं दोबारा कुछ करूँगा भी ना, तो वो कम से कम हम्म। इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब चिढ़ मचती थी उस चीज़ से। तो मुझे हम्म। ये पता था कि मुझे इंजीनियरिंग, बट देन आई डिडन्ट नो व्हाट आई वांटेड टू डू। हम्म। तो
बहुत हाथ पाँव मारे। बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैं आया तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत थे कि कैसे ये छोड़ के आ सकता है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, "चला जा हुँ, वापस, कुछ नहीं होता, कर लेगा, थोड़ा स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में होता है, तेरी लाइफ में भी है, चला जा हुँ, वापस।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं।" एंड आई वाज़ वेरी एडमेंट अबाउट इट कि मैं पुणे तो वापस नहीं जा रहा। जब मैं पुणे हुँ, छोड़ के आया था, व्हेन आई टूक द तब मेरे दिमाग में ये बात बहुत क्लियर थी कि मैं वापस तो नहीं आ रहा यहाँ पे। हुँ, अ, मुझे आज भी याद है कि एक्चुअली मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था इंजीनियरिंग का हुँ, और मेरा मैं फेल हो गया था। मेरे को वाईडी लग गया था ईयर डाउन। मैं हुँ, ऑब्वियसली पढ़ाई वो कर नहीं पा रहा था। हुँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था एक्चुअली कि मेरे लिए एकदम स्काई केम फॉलिंग डाउन। But हुँ, deep in my heart, that day, I still remember it was 8 years ago, 6th of July 2015, when that result came out. हुँ, Uh, deep in the heart, ऊपर से तो काफी परेशान था, but deep in the heart, I was relieved कि हुँ, चलो अब यहाँ से तो छुटकारा मिलेगा। इससे मुझे एक बहाना मिल गया इस जगह से हुँ, बाहर निकलने का, जिस बहाने को मैं अपने घर वालों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हुँ, अच्छा, स्टार्टिंग में मेरे घर वाले प्रॉब्लम को लेकर डिनायल मोड में थे। आई थिंक एवरी problem has several phases to it, and the first phase हुँ, is obviously the phase of denial. जब हुँ, लोग डिनायल मोड में हैं कि नहीं नहीं थोड़ी सी ही दिक्कत है, अरे कुछ नहीं है, अरे किसी को बताना मत, है ना? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं है, तू नॉर्मल ही है, तू कर लेगा, हुँ, तू हुँ, कोशिश नहीं कर रहा है, तू है, उस टाइप की चीजें भी मैंने फेस करी हैं कि हुँ, एंड ऑफ कोर्स जो लोग समाज सोसाइटी फॉर देम दोज़ हू डिडंट नो द रियल रीजन बिहाइंड मी हुँ, ड्रॉपिंग आउट, दे वर लाइक कि क्या है कि मतलब बर्बाद ही है, इंजीनियरिंग छोड़ के कौन ही आता है। तो हुँ, जो तब फिर मैंने एक लेसर नोन कोर्स चुना, हुँ। लेसर नोन ट्रैक चुना। लेकिन जैसे आपने इंजीनियरिंग छोड़ी, इंजीनियरिंग के बाद जी, एकदम से सडन चेंज आया होगा लाइफ में। जैसे आपने कहा कि जी, जी, पेरेंट्स पेरेंट्स का इशू रहा, पेरेंट्स ने कहा कि इंजीनियरिंग कौन ही छोड़ के आता है। तो उसके बाद जी। आपने क्या अपनाया? आईएमसी में आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद मतलब वो जर्नी एकदम से इंजीनियरिंग छोड़ के वो सब जो आपने रास्ते अपनाए, तो उनमें क्या वही मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मैं अपनी फिर मेरे को लगा फिर मैंने अपनी ज़िद पे शायद बेहतर कर सकते हैं तो हुँ, डीयू में एसओएल किसी रेगुलर कॉलेज में तो एडमिशन मिला नहीं, तो स्कूल हुँ, ऑफ ओपन लर्निंग में ही ये हुँ, इंग्लिश ऑनर्स जॉइन किया हुँ, एंड वहाँ से आगे की कंटिन्यू की। बट प्रॉब्लम बढ़ती गई। हुँ, फर्स्ट ईयर में तो चलो फिर था, सेकंड ईयर तक तो काफ़ी फिर प्रोग्रेस कर गई थी। तो हुँ, सिंस द सेकंड ईयर माय ग्रेजुएशन मुझे हुँ, राइटर यानी कि स्क्राइब पढ़ने लगी एंड इट हुँ, वाज़ देन दैट माय पेरेंट्स रियलाइज्ड कि नो दैट दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम हुँ, और इसका सॉल्यूशन तो सेकंड फिर फेज़ वही आता है कि यू स्टार्ट फाइटिंग इट। फर्स्ट इज़ डिनायल, सेकंड इज़ फाइट। सो फिर हमने दुनिया हुँ, दुनिया छान मारी इलाज के लिए। हुँ, दिल्ली से लेकर के हम लोग रशिया, मॉस्को तक गए, हम लोग कोच्चि हुँ, गए, वहाँ पे आयुर्वेद हुँ, से लेकर एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक। हमने इंडिया से लेकर के रशिया से लेकर के लंदन तक, मतलब हुँ, मेरे को नहीं लगता कि कोई कंट्री कोई इलाज पॉसिबल हमने छोड़ा होगा। उसी में हुँ, मेरा हुँ, बहुत टाइम गया। आई थिंक वी वर फाइटिंग दिस एंड हुँ, ऑब्वियसली इट टूक अ टोल ऑन माय एजुकेशन एज़ वेल क्यों मैं अपना जितना अच्छा मैं कर सकता था, उतना अच्छा नहीं किया। मैं बस पास हो रहा था ग्रेजुएशन में। आई जस्ट वाज़ मैनेजिंग टू पास इन माय सब्जेक्ट्स। तो बट थर्ड ईयर आते-आते मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तब तक मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आने लग गई थी कि ठीक है, अब है तो है। इसी इसी के साथ जीना है और तो एक्स फाइट करने के बजाय एक्सेप्ट करते हैं इसको और इसके साथ-साथ क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो मुझे जर्नलिज़्म में इंटरेस्ट था हुँ, एंड 2016 की ही बात है तब जब गगन टॉप शुरू हुआ था एंड मैं सौरभ द्विवेदी जी के वीडियोज़ देखा करता था एंड मुझे हुँ, बहुत अच्छे लगते थे। आई थिंक जर्नलिज़्म में मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप करने के पीछे गगन टॉप का एक बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, मैं आईआईएमसी गया, उसके पीछे आपके चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। सौरभ द्विवेदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं हुँ, मानता हूँ। और फिर मैंने आईआईएमसी का एग्ज़ाम दिया। हुँ, सौभाग्यवश फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया और न्यू दिल्ली मिल गया। मैंने हुँ, इंग्लिश जर्नलिज़्म किया वहाँ से डिप्लोमा। हुँ, तो उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स ने भी ठीक है, समझने लग गए थे, वो धीरे-धीरे वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस आया। हुँ, एक्सटेंडेड फैमिली में भी थोड़ा बताया, उन्होंने भी समझा कि अच्छा ये दिक्कत है और हुँ, ऐसा-ऐसा है और सोसाइटी में फर्स्ट टाइम ओपन अप हुआ अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के। उसके बाद मेरे को जब आईएमसी में था तो मुझे जेएनयू जाने का क्रेज़ चढ़ा कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है।
इसमें भी कीन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और जेएनयू का तो नाम ही है, जेएनयू चलते हैं। फिर जब आईएमसी खत्म हुआ 2019 में, तो मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया, एमए का एंट्रेंस नहीं कर गया, एंड आई जॉइंड एसआईएस। और फिर एसआईएस में मैंने 2019 से 21 तक जेएनयू में मास्टर्स किया, तभी कोरोना भी आ गया 2020 में। एंड हाँ, क्योंकि जब यूपीएससी मैं का सुन मन रही थी, जब मतलब जी जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने देखा, तो आपने कोविड के टाइम पे यूपीएससी की तैयारी शुरू की। तो कोविड में ऐसा आपने क्या देखा कि मतलब लाइक लोग बहुत कुछ, क्योंकि कोविड एक ऐसा टाइम था कि हर कोई किसी ना किसी वजह से प्रेशर में था। लाइक किसी के पास किसी की नौकरी जा रही है, किसी के अपनों की डेथ हो रही है, और उस टाइम पे आपने यूपीएससी करने की ठानी। तो मतलब इसके पीछे क्या वजह रही? हाँ, मतलब डेफिनेटली एक तो ये हुआ कि कॉलेज बंद हो गया ना, दोस्तों से हम्म। कट ऑफ हो गया मैं। वो जो एक्टिव हम्म। सोशल सर्कल था, जिनके साथ सुबह से शाम हो जाती थी टपरी पे बैठे-बैठे जेएनयू की, और पता हम्म। भी नहीं चलता था कहाँ गई। तो अचानक से मैं घर पे था और खाली था, और बैक ऑफ द माइंड में ये तो था कि कभी ना कभी यूपीएससी करना है, तैयारी तो करनी है, ट्राई। काफ़ी एक्साइट करती थी मुझे आईएएस की जॉब, आईएएस की सर्विस। मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि कोरोना एक बहुत ऑपर्च्यून टाइम है। जब मैं इतना खाली हूँ, घर पे हूँ, दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहा, तो यूपीएससी की ही तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या हम्म। होता है। तो ये हो गया। तो आपने मतलब एक, मतलब आप अभी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक ही सवाल आया कि हम हमेशा से सुनते हैं कि भाई यूपीएससी करना है तो दोस्तों को छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो। तो जी। आपके साथ भी यही हुआ कि दोस्त छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिया, अब कुछ भी नहीं करना है, बस भाई लग जाओ, किताबी कीड़ा बन जाओ? तो क्या ऐसा ही रहा आपके साथ मेरी भी? जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, जो मेरी स्टोरी है, वो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ सच हो। बट हम्म। मैं अपनी स्टोरी से ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो सबसे बेस्ट जगह होगी, वो हम्म। हिमालय के पर्वत होंगे। हम्म। पूरी दुनिया से कट आउट होकर के, अगर आप हो सकते हाँ। हैं तो डेफिनेटली। हाँ। तो आपने भी सोशल मीडिया वगैरह सब छोड़ दिया था क्या, या वही 18 18 सोशल 20 20 थोड़ा घंटे की पढ़ाई? थोड़ा हाँ। 18-20 घंटे की पढ़ाई तो कोई नहीं कर सकता है। मुझे हम्म। लाइक जो लोग भी कह रहे हैं कि 18-20 घंटे वो पढ़ रहे हैं, शायद या तो वो खुद से झूठ बोल रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट एक हम्म। नॉर्मल ह्यूमन तो 18 घंटे दिन के नहीं पढ़ सकता। हम्म। एंड सोशल मीडिया मैंने छोड़ नहीं था, कम किया हम्म। था, डेफिनेटली हम्म। कम। हम्म। तो अभी जैसे हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, जो जो भी मतलब अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहम होता है वो आंसर राइटिंग होती है। तो आपने उसके लिए क्या पहलू अपनाए थे? मतलब पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, या लिखने का शौक था, या कुछ ऐसा पढ़ते थे जिसने आपकी हेल्प की इसमें? हाँ मैम, आंसर राइटिंग की देखिए, मेरे को स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। एक तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरे को कुछ कुछ ऐसे लोग मिले लाइफ में। एक सर्विंग आईएफएस ऑफिसर हैं, इस समय हम्म। भूटान में सर्व कर रहे हैं। हम्म। एंड उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही गाइड किया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, प्रीलिम्स सेकेंडरी है, प्राइमरी फोकस तुम्हारा मेंस पे होना चाहिए, तो हम्म। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। हम्म। और इसमें भी अगेन जर्नलिज्म का बहुत मुझे फायदा हुआ, क्योंकि बिकॉज यू लर्न एडिटिंग इन जर्नलिज्म, कि गागर हम्म। में सागर भरना जिसको कहते हैं, जर्नलिज्म स्पेशली प्रिंट जर्नलिज्म, उसकी हम्म। कला आपको सिखा देता है। हम्म। तो वही यूपीएससी में भी चाहिए कि 250 वर्ड्स में आपको, या फिर 250 से कम वर्ड्स में ही आपको, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आपको हम्म। एक बड़ा सा संक्षिप्त आंसर देना है, जिसमें कि आप सब सारे पॉइंट्स कह सकें। कहीं न हम्म। कहीं एडिटिंग का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, जो कि वो स्किल सेट मुझे मुझे काम आया, कॉम्प्लीमेंट किया मेरे हम्म। यूपीएससी की तैयारी में। अच्छा, तो एक क्या होता है कि अभी जितने भी हम प्रीलिम्स देखते हैं वो कितने अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जब आपके सामने आया तो आपको किस तरीके की दिक्कत हुई? आपने उसके लिए मतलब कैसे तैयारी की? क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल टफ होते जा रहे हैं। तो आपने उसके लिए कैसे तैयारी की? डेफिनिटली मैं बताऊँ, पहला हम्म। अटेम्प्ट मेरा इसलिए ही नहीं निकला बिकॉज़ मैंने शायद प्रीलिम्स को कुछ ज़्यादा ही अंडरमाइन कर दिया था। हम्म। अ, मैंने देखा कि कट ऑफ जो थी वो मेरी कैटेगरी की बहुत नीचे थी 2019 की। हम्म। एंड मेरे हम्म। को लगा कि ठीक है, प्रीलिम्स में तो कट ऑफ क्लियर करनी है, तो मैं उस हम्म। हिसाब से पढ़ा। एंड मैंने हम्म। 2019 की कट ऑफ तो क्लियर कर दी, बट क्योंकि हम्म। मैंने पेपर 2020 में दिया था, 2020 की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। उस साल हम्म। अनएक्सपेक्टेडली मेरी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ऊपर शूट कर गई, हम्म। और मैं कुछ 4-5 नंबर से रह गया। हम्म। तो फिर समझ में आया कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना कैसे है। तो हम्म। स्टार्टिंग में तो आपको देखिए, किताब खोलने से पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस खोलिए, हम्म। कि यूपीएससी मांग क्या रहा है, व्हाट डज़ अ यूपीएससी लुक फॉर एन आइडियल कैंडिडेट। हम्म। एंड फॉर दैट यूपीएससी सिलेबस इज द बेस्ट, यूपीएससी नोटिफिकेशन इज द बेस्ट सोर्स।
उसके हम्म बाद आप पेपर्स देखिए कि यूपीएससी किस हम्म टाइप के सवाल पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। तो जहाँ से हम्म पूछा है वो भी पढ़ना है। हमारी की हम्म बात है जहाँ से नहीं पूछा है वो भी पढ़ना है क्योंकि वहाँ से पूछ सकते हैं। हम्म हम्म तो तो फिर उसके बाद जब ये दोनों स्टेप हो जाएँ, तो थर्ड स्टेप हम्म में आप हम्म खोलिए। फिर जब आप बुक पढ़ेंगे, तो आपको हम्म आइडिया होगा कि ठीक है, इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड हम्म दैट इज़ द राइट स्टेप टू स्टडी। प्रीलिम्स में आप कंसिस्टेंसी रखिए, हम्म कॉन्फिडेंस रखिए और कैलकुलेटेड रिस्क्स लीजिए। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा, हम्म थोड़ा-सा अपनी नॉलेज को बेंड करके देखना पड़ेगा कि और क्या कोने हो हम्म सकते हैं मेरे ज्ञान के, जिनको मैं इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ। तो हम्म वो सारे वो उसको कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है वो आपका, कितना सोच पा रहे अच्छा, हो ऑन योर फीट। ओके। हम ये कहते हैं कि अभी जैसे हम सुन रहे थे कि मॉक बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। तो आपकी नजर में मॉक के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और वो एक क्या रोल निभाता है जो भी एक एस्पिरेंट होता है यूपीएससी का? हम्म नहीं मैम, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट हम्म प्रीलिम्स फेज। आई थिंक एट बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों फेजेस पे हम्म मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सेल्फ हम्म इवैल्यूएशन या रादर हम्म इवैल्यूएशन ऑफ योर स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म क्योंकि तभी हम्म आपको पता चल पाएगा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम्म तो मैं ये मानता हूँ प्रीलिम्स के लिए आपको 100 हम्म क्वेश्चंस अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, तो उन 100 हम्म क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कम से हम्म कम 6000 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस घर पे अटेम्प्ट किए होने चाहिए। हम्म और हो सकता है उनका रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन से हम्म बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम्म आप सेक्शनल टेस्ट्स लगाइए, आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। जब एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीना रह जाए तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और हम्म सेक्शनल टाइम टू टाइम लगा सकते हैं। आपने कोई एक हम्म टॉपिक, एक सब्जेक्ट प्रिपेयर, हम्म उसके रिगार्डिंग आप एक फिर सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आगे जाने में। हम्म। तो क्या होता है जैसे भी आपने बताया कि आपकी लाइफ में हमेशा उथल पुथल रही, इंजीनियरिंग छोड़ी, उसके बाद एक बिल्कुल ऐसा फील्ड चुना जिसका कभी शायद आपने सोचा भी नहीं था, तो फिर यूपीएससी में आना हुआ। लेकिन अगर यूपीएससी नहीं होता तो प्लान क्या था? मतलब लाइक जो आपने शायद पहला प्लान तो यही था कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, उसके बाद कोई स्टार्टअप खोल लेंगे जैसे आपने बताया, लेकिन फिर यूपीएससी का हो गया। तो मतलब प्लान ए और प्लान बी, ये मतलब हुँ। क्या था? अगर यूपीएससी नहीं निकल पाता तो उसके बाद क्या? जी, सबसे बड़ा, मैं अगर सौरभ द्विवेदी जी की भाषा में कहूँ तो यक्ष प्रश्न यही है, यही था मेरे सामने हाँ। कि प्लान बी क्या होना चाहिए? और मैंने हम्म बहुत सोचा एंड हम्म फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुँचा था कि कोई प्लान बी ना होना इज़ द बेस्ट प्लान बी। ओह। अगर प्लान बी होता है तो मैंने ये नोटिस किया कि हम्म आप किसी न किसी तरीके से कम्फर्ट ज़ोन में जाने लगते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो वो फलानी नौकरी तो है। मैं उसमें हम्म उतना तो कमा ही लूँगा, ऐसी तो ज़िंदगी हो ही जाएगी कि हम्म गुज़र-बसर हो जाए या फिर एक एवरेज मिडल क्लास लाइफ़ तो कट ही जाएगी। हम्म तो जब तक वो आपको एक वो कम्फर्ट ज़ोन में डाल देते हो ना, देन आई थिंक यू स्टॉप पुशिंग योरसेल्फ कि नहीं, यू आई व्हाट व्हाट हैपेंड विथ मी वाज़ कि नॉट हैविंग अ प्लान बी वाज़ अ कंटीन्यूअस ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। जिसने मुझे हम्म हमेशा आगे पुश किया हम्म कि ये नहीं हुआ तो शायद कुछ नहीं है, तो करना ही हम्म है। सो आई पुश्ड माय सेल्फ कंटीन्यूअसली एंड आई वर्क्ड हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। हम्म। तो कहीं न कहीं वो इतनी अच्छी रैंक में तब्दील हो गया कि रैंक 7 ही आ गई। अच्छा, रैंक 7 आए तो रैंक 7 आने से पहले आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बारे में भाई मैंने तो बहुत कुछ सुना है। जब भी यूपी, हालांकि मेरी फैमिली भी कहती थी कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी कर लो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं सीरियसली बताऊंगी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो उससे पहले एक आता है कि हमारी नजर में कि भाई इंटरव्यू, इंटरव्यू में हमेशा ऐसे सवाल होते हैं जो हमने सुना है कि वो बुलाते हैं, सामने पैनल बैठा होता है और इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल होते हैं कि बिना देखे ये बताओ शर्ट में कितने बटन है, या ऊपर से नीचे कुछ। तो क्या वाकई में इस तरीके के सवाल होते हैं कि मतलब इंटरव्यू के लिए कि बच्चों में इतना डर होता है? जी, मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों से इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। हम्म मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू का एक बहुत सेट पैटर्न है। इनफैक्ट हम्म अगर आप देखें तो यूपीएससी ने इंटरव्यू का भी सिलेबस दे रखा है कि आपसे हम्म पर्सनैलिटी टेस्ट में, यूपीएससी डज़न्ट हम्म कॉल इट इंटरव्यू, यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वो आपसे हम्म पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या पूछेंगे, वो भी हम्म एग्ज़ैक्ट उन्होंने सिलेबस दे रखा है। उसका भी हम्म वो एक फॉर्म भरवाते हैं, डिटेल्ड हम्म एप्लीकेशन फॉर्म, वो हम्म आपका, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का, आपके फैमिली का बैकग्राउंड और वो सब हम्म कुछ ले लेते हैं। हम्म आपके हॉबीज, इंटरेस्ट,
आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है कभी लाइफ में, तो वो सब कुछ ये कहते हैं जिससे कि एक पर्सनालिटी गेज कर पाए। एंड अगेन फिर वो उस जब आप आपकी पर्सनालिटी गेज कर लेते हैं, तो उस पर्सनालिटी से बेस्ड फिर क्वेश्चन। हाँ, हो सकता है कि किसी को पूछा हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक, या फिर इस रूम में कितने पंखे हैं बिना देखे बताओ, या ये, हाँ, लेकिन वो शायद क्योंकि वो माइंड चेक करना चाह रहे होंगे। अगेन हाँ, वो बस आपको प्रेजेंट, दे जस्ट वांट टू स्टार्टल यू एंड सी हाउ यू रिएक्ट। वो हो ओके। सकता है कि किसी ना किसी एक के साथ हुआ हो। तो सम्यक, जब आप इंटरव्यू देने गए थे, ये काफी ज्यादा अहम होता है जो भी तैयारी कर रहे थे, तो आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे? मेरे से जो सवाल पूछे गए थे वो हम्म। मोर और लेस मेरे डाफ से ही एसोसिएटेड थे। मैंने हम्म। कई सारे मॉक्स भी दिए थे, इंटरव्यूज भी दिए हम्म। थे अपने इंटरव्यूज के एक्चुअल इंटरव्यू से पहले। एंड मैं कह हम्म। सकता हूँ कि लगभग अगर 35-40 क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछे गए एक्चुअल इंटरव्यू में, तो उसमें हम्म। से 4-5 क्वेश्चंस डायरेक्ट वो क्वेश्चंस थे जो मुझसे मॉक इंटरव्यूज में पूछे जा चुके थे। हम्म। स्पेशली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम सम्यक, वो हम्म। एक ऐसा क्वेश्चन था जो सबने पूछा। एंड आई हम्म। वाज वेरी हैप्पी जब वो एक्चुअल इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, तब मैं अपनी हम्म। एक्साइटमेंट बस किस तरीके से कंट्रोल किया कि तो मैं उस समय यहाँ बस पे हंस भी देना भाई चाहता बता ही दीजिए कि आपके नाम का बेसिकली मतलब क्या है? था। मेरा नाम सम्यक इज डिराइव्ड फ्रॉम द जैनिज्म के 3 रत्न होते हैं, त्रिरत्न। हम्म। 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 सम्यक, सम्यक एंड सम्यक चरित्र। हम्म। तो उन्हीं से लिया गया है मेरा सम्यक, और इसका हम्म। मतलब इट मीन बैलेंस्ड एंड इट कैन हम्म। आल्सो मीन राइट और राइट। हम्म। ओके, हाँ, तो हम वापस से वही आते हैं कि आपसे कुछ सवाल हुए जो आपको याद हो और वो आने वाले बच्चों के लिए हेल्प कर सके। आईआईएमसी से बैकग्राउंड सब था, तो हम्म। मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि देश हम्म। का जो आज के दौर का जो पत्रकारिता हो रही है, जो मीडिया है, उस पे आप हम्म। क्या सोचते हैं? क्या वो अच्छा हम्म। है? क्या वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आप कहाँ से मीडिया कंज़्यूम करने को एडवाइस करेंगे, या फिर आप कहाँ से मीडिया कंज़्यूम करते हैं? अगर आपको हम्म। मौका दिया जाए राष्ट्र के 4 अखबारों में काम करने का, तो वो हम्म। कौन से 4 अखबार या 4 मैगज़ीन होंगी जिनमें आप काम करना चाहेंगे? हम्म। और फिर क्योंकि उसके बाद मैं जेएनयू से था, मैंने वहाँ से हम्म। आईआर किया, इंटरनेशनल रिलेशन। हम्म। तो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज़ रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो उससे हम्म। रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा कि इंडिया का जो स्टांस रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, उसके 2 हम्म। पॉजिटिव्स और 2 नेगेटिव्स बताइए। बताइए मतलब कि उससे इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन इमेज के ऊपर, इंडियन सॉफ्ट पावर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हम्म। पड़ेंगे? 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। हम्म। पाकिस्तान पे कुछ पूछा, क्योंकि तभी-तभी पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई थी। शहबाज हम्म। शरीफ की गवर्नमेंट आई थी। तो हम्म। उस पे पूछा कि उस पे आपका क्या मानना है? और मिलिट्री के रोल पे आप क्या मानते हैं? थोड़ा इकोनॉमिक्स पे पूछा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? डिजिटल करेंसी क्या होती है? हम्म। और इस सब से रिलेटेड पूछा। इंटरनल सिक्योरिटी से थोड़ा-सा पूछा कि भारत के सामने सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन-कौन से हैं? हम्म। तो फिर उसमें मैंने ज्योग्राफिकली बताया कि नक्सलवाद से ईस्ट में, नक्सलवाद से लेकर के नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर से लेकर के अब फिफ्थ फ्रंटियर भी आ रहा है, सिविल सोसाइटी वगैरह। तो उस हम्म। तरीके से मैंने जवाब दिया। सम्यक, जब भी हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो दावा करते हैं कि भाई यहाँ से तैयारी करो। तो आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या चीज अहम होती है? क्या वाकई में उन कोचिंग्स से हमें हेल्प होती है, या हमारी सेल्फ स्टडी हमारे लिए ज्यादा मैटर? मैम, मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी। हम्म। आपको हम्म। इंस्टीट्यूट जॉइन करना है, आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी करने के बाद भी हम्म। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, तो आप उसके लिए कोचिंग डेफिनिटली जॉइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने हम्म। भी कहीं न कहीं से मदद ली ही थी, थोड़ी-बहुत ही तरीके हम्म। से। हम्म। मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूट जॉइन करने से पहले सब लोग एक फर्स्ट रीडिंग, कर्सरी रीडिंग पूरे सिलेबस हम्म। की एक बार सारी किताब पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके हम्म। बाद आप कोचिंग जॉइन कीजिए, बस असली फ़ायदा कोचिंग का उसके बाद आएगा। अगर आप उसके हम्म। बगैर कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी हम्म। होगी कि आप दिन की 6 टू 7 आवर्स सेल्फ स्टडी में दें इस चीज़ को। हम्म। सब एक आपकी जर्नी जो भी रही, तो आपकी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट रहा, मतलब जो आपको बहुत ही ज्यादा याद हो कि यार ये जर्नी तो मैं शेयर करना चाहूंगा, कि जिससे हेल्प मिले, या मेरी जर्नी में ये चीज सबसे अलग थी कि ये पॉइंट मुझे मिला और मैंने ये कर लिया। मतलब क्या रहा आपकी जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट? इस समय ऐसा सोच पाना तो मुश्किल है, बट हम्म। जब एसवाई से निकल कर के क्योंकि आईआईएमसी आपने में ये भी बताया कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट, जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकल पाया
तो ऑब्वियस सी बात है वो पेन वो और उससे हील करना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद एकदम से 7th रैंक ले आना, तो भाई जर्नी में कुछ तो ऐसा मोटिवेशन रहा होगा। मैंने देखिए उससे ज्यादा हम्म नेगेटिविटी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर से ज्यादा ली नहीं थी, क्योंकि हम्म मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मैं 4-5 महीने की प्रिपरेशन के बाद ही प्रीलिम्स देने चला गया था। हालांकि लोग इतनी हम्म इतनी प्रिपरेशन में भी निकाल लेते, मैं नहीं कर पाया, हम्म लेकिन मैंने उससे हम्म हार नहीं मानी, बिकॉज मेरे को पता था कि 2021 में वो मेरा असली टारगेट है और वो हो जाएगा। मेरे को हम्म खुद पे भरोसा था उतना, हम्म और मैंने उससे सीख ली। जो 2020 में मैंने जो फेलियर हुआ प्रीलिम्स में मेरा, वहां से मैंने हम्म बहुत कुछ सीखा। दैट वाज जैसे वो फॉर मी। सीख क्या क्या थी कि जैसे मैम वो क्या क्या सबसे थी? बड़ी सीख हाँ। थी कि ये प्रीलिम्स में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो है उनके हम्म अटेम्प्ट्स बढ़ाओ। 2020 हम्म में मैंने अराउंड 60-61 अटेम्प्ट्स ही किए थे, क्योंकि मुझे हम्म रियलाइज हुआ कि बहुत 85 टू 90 अटेम्प्ट्स के बगैर नहीं होगा। देन हम्म मुझे ये समझ में आया कि आप प्रीलिम्स के लिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ के जा सकते, बिकॉज पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एंड हम्म पता नहीं आप सिचुएशन में फंस जाओगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो हम्म आपको बचा ले जाएगा हम्म प्रिजर्वेशन में, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। वो बात भी हम्म मुझे समझ में आई। ये दो हम्म। चीजों ने मेरा प्रीलिम्स चेंज किया। अच्छा सम्यक, अब एक आखिरी सवाल जो हम सबके लिए यही हो जाता है कि अभी जो बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है सीबीएसई में, हालांकि बहुत से बच्चे 1 2 3 बार इतनी बार ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें, या उन्हें क्या करना चाहिए, या उनके पास प्लान भी तैयार होना चाहिए इस चीज के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक दो हम्म बार ट्राई किया है और आपका नहीं हो रहा है, तो हम्म सबसे पहले तो आप अपने पिछले पिछले अटेम्प्ट्स को देखिए, उन क्वेश्चन हम्म पेपर्स को दोबारा सॉल्व कीजिए, देखिए कि वो क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे थे, वो कौन से हम्म एरियाज हैं। हम्म स्ट्रेटेजिकली भी हो सकते हैं या फिर वो नॉलेज वाइज भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकता है आपका हम्म नॉलेज बेस कम हो। वो फिगर आउट हम्म कीजिए कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उस पे काम हम्म कीजिए। हार मत मानिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हम्म कॉन्फिडेंट, हम्म कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए अगेन। एंड उन सबसे मैं यही कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो बिलीव मी हम्म। आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सम्यक हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।